नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने यात्रा के 6वें दिन केरल पहुंची। इसी के साथ उसकी 100 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी हो गई। पदयात्रा के 6वें दिन राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भारत का सपना टूटा है, बिखरा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जनता तक वो पहुंचा पाने में सफल हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान का आज 6वें दिन 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। इसी के साथ आपको बताएं कि आज 7वां दिन है, लेकिन जो 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई थी वो मात्र 6 दिन यानी कि 6वें दिन में पूरी हो गई थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा सकता। साथ ही कहा कि उस सपने को साकार करने के लिए हम भारत को एक साथ ला रहे हैं। 100 किलोमीटर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक विशेष विचारधारा से क्रोध और घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो केरल में एक साथ काम करने और सद्भाव की भावना से सीधे खिलाफ है, और ऐसी भावना से भारत कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने केरल में काझाकुट्टम में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सभी को यह समझना होगा कि लोगों के पास समझ है। लोग हर मुद्दे को लेकर एक अलग सोच रखते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आम आदमी की बात को भी सुना जाए, समझा जाए। तमाम ऐसे सवालात हैं जो इस दौरान आ रहे हैं। बीजेपी को यह यात्रा भा नहीं रही है, तमाम उस पर कटाक्ष कर रही है। लेकिन राहुल गांधी का यह भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है, लेकिन 6वें दिन वो केरल पहुंचे और अपने 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली, और इसी दिन उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जो यह यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या इस यात्रा का उद्देश्य सफल हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ अंशु अवस्थी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से ही यह शुरुआत कर लेते हैं। कैप्टन साहब, यह बताइए कि आज 7 दिन हो गए, 6वें दिन केरल पहुंचा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का, और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं नहीं हल हो पाती। क्या कहेंगे आप? जी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं नफरत की राजनीति करते हैं। केरल में जाके उन्होंने जो माहौल बनाया, खास करके वहां समुदाय विशेष के साथ, ये राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं हाथ में इनके पेट्रोल कैन इनके साथ में रहती है, फिरते रहते हैं कि इसमें आग लगाइए, आग लगाइए। कल भी स्टेटमेंट इस तरह से हमारी रेडियो हो रही है, तो भगवान लेकर है, इसमें इतनी गर्माहट होती है कि आग लग गई हो। राहुल जी को बताना चाहेंगे कि 18 भगवान लेकर कार्यकर्ताओं का वहां निक्कर की बात अलग है सर, निक्कर की बात अलग है। उन्होंने सीधे सीधे ये बातें कही हैं कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। तो उनका आशय किस ओर था? बिल्कुल, उनका आशय यह है कि
वो एक समुदाय विशेष को खुश करना चाह रहे हैं। जी। समुदाय विशेष के अलावा और कोई सोच नहीं है। वो चाह रहे हैं समुदाय हमारे तरफ होता है, अगर वो उनकी तरफ जा नहीं रहा है, क्योंकि समुदाय समझता है राहुल गांधी किस तरह के पॉलिसी फॉलो, उनके अंदर पॉलिसी पच्चीस की इस तरह की बातें करते हैं, धर्म की, जाति की, मजहब की, भड़काने की। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में जाके विदेशी मीडिया में कहा था भारत में तो पेट्रोल चढ़ता हुआ है, बारूद रखा हुआ है, आग लगाने की जरूरत है। तो राष्ट्रपति बार बार इसी आता है, वो क्या क्या इस देश का लगाना चाह रहे हैं राहुल गांधी? 70 साल आपने 75 साल किया क्या है? ठीक है, 60 सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, देश में आ गई तो क्या ही है? ठीक है, आग लगाई है। ठीक है, यानी कि ठीक है कैप्टन साहब, कैप्टन साहब आपके कहने का मतलब यह है कि देश में 70 सालों में कांग्रेस ने आग लगाई है और जब से बीजेपी आई है उस आग को बुझाने का काम किया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के अंशु अवस्थी जी भी मौजूद हैं। जी अंशु अवस्थी जी, नफरत फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया है, ऐसा कैप्टन साहब कह रहे हैं, जवाब दीजिए आप। देखिए देवेंद्र जी, देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने में अपने कितने नेताओं के बलिदान दिए, आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के साथ आजादी तक पहुंचाने का काम किया। इस देश में जब सुई नहीं बनती थी, आज हम अंतरिक्ष पर भी जाते हैं, तो क्या किया है ये सभी जानते हैं। कैप्टन साहब सीनियर लीडर हैं। नहीं तो पहले ये बताइए ना कि जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे बीजेपी पर कटाक्ष है, या ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है, कहना क्या चाहते हैं वो? सबसे पहले हमारे जो भाजपा के साथी हैं जी, क्योंकि कैप्टन साहब मुझे उम्रदराज भी लग रहे हैं और शायद वो कैप्टन रहे हैं, रिटायर भी होंगे जी, तो इन 70 सालों में 1971 की जंग भी कैप्टन साहब ने लड़ी होगी और पाकिस्तान से हम युद्ध जीते 65 में और बांग्लादेश इतना बड़ा हमने अभियान चलाया, तो सारी चीजें कैप्टन साहब नकार नहीं सकते, भले आज भाजपा के प्रवक्ता हों। लेकिन खैर कैप्टन साहब देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही वही, हम किसी चुनावी राजनीतिक यात्रा पे नहीं निकले। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ये भी है कि इस देश की जो हार्मोनी है, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, एक दूसरे के साथ भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो भी बढ़ती रहे, विकास के साथ हम विकास भी हमारा होता रहे। हाँ, अगर कैप्टन साहब ये कहते हैं कि हमने नफरत फैलाकर बांग्लादेश को अलग देश बनाने में अपनी भूमिका अदा की कांग्रेस ने, तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी नफरत को। अगर वो कहते हैं कि नफरत से हमने नवरत्न कंपनियां बनाई, देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, अगर वो इसे नफरत मानते हैं तो ठीक है, उनके परिभाषा में वो नफरत होगी। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। कैप्टन साहब जो ये बातें कह रहे हैं उनको खुद अपने आप अपनी बातों का आत्मावलोकन करना चाहिए। पहली बात, राहुल गांधी जी लगातार इस देश में जब से वो सक्रिय राजनीति में हैं, जब भारत आजाद हुआ वो ये बात हमेशा कहते आए हैं कि आप सिर्फ आरोप मत सत्ता में हैं, अगर आपको कोई भी भ्रष्टाचारी, वो भले कांग्रेस में है या कहीं भी है, आप उसे पकड़िए। इतना स्पष्ट नेता शायद ही इस देश में कोई दूसरा हो। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि आपकी ईडी से हम डरने वाले नहीं, आप 5 घंटे 50 घंटे। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जवाब दीजिए। दूसरा देवेंद्र जी, हम तो ये बात करते हैं कि इस देश में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि सांस्कृतिक विरासत को, आपसी भाईचारे को कम से कम हम मजबूत करें। अब प्रधानमंत्री जी अगर रंगों से लोगों को पहचानते हैं, इनके मुख्यमंत्री जी जहरीले शब्द बोलते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ठीक है, गद्दार कौन है? नवरत्न कंपनियां जो बनाई गई थी, जो हमारे महापुरुषों ने बनाई, उन्हें बेचने वाले गद्दार हैं या बनाने वाले गद्दार हैं? देश के साथ जानना चाहता है। जो 400 का गैस सिलेंडर था, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं ना, फिर आपके पास आते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हो गए ना आपके, जवाब ले लेते हैं पहले। महंगाई बढ़ती जा रही है,
मुझे पता चले कि 400 में जो सिलेंडर बेचते थे वो गद्दार है या 1100 वाले बेचने वाले गद्दार? ठीक है अंशु जी, 60 रुपए में जो पेट्रोल अवस्थी साहब आपके ढेर सारे क्वेश्चन हो गए, जवाब देने में समय लग जाएगा। कैप्टन साहब जवाब दीजिए आप। की अपनी कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी भदौरिया जी जवाब दीजिए। कुशवाहा जी जब देश आजाद हुआ तो किस तरह से इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के टुकड़े करे, अरे उससे पहले तो आप देश को बंटवारा कर चुके। आपकी लाल प्रधानमंत्री की लालसा के चक्कर में देश में 8 करोड़ लोगों की नरपार हुआ था। पाकिस्तान से जो ट्रेनें भर के आ रही थी, कट के खून से भरी हुई ट्रेनें आ रही थी, लाखों से भरी हुई ट्रेनें आ रही थी, ये कांग्रेस ने ही करवाया था। 8 लाख से अधिक हिंदुओं का जो नरसार हुआ था वो कांग्रेस की देन थी, बीजेपी की देन नहीं थी, ये कांग्रेस की देन थी। भारत के 2 टुकड़े किए थे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के नाम पे, वो कांग्रेस की देन थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A लगाना कांग्रेस की ही देन थी। संविधान में सेकुलर शब्द डालना, जातिवाद में बांटना, वो कांग्रेस की देन थी। हमने नहीं सेकुलर डाला और ना ही हमने जातिवाद में डाला है। हमारा नारा तो एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जब हम विकास कार्य जो हमने उज्ज्वला चलाई तो हमने जाति नहीं देखी है, सबको बांटे हैं। हमने जब किसान निधि दी तो हमने जाति नहीं देखी, सबको दे है। जब हमने गरीबों को मकान दिए हैं तो हमने जाति नहीं देखी, सबको दिए हैं, हर जरूरतमंद को दिए हैं। जब हमने कोरोना काल में 80% जनता को राशन फ्री और बांटा है तो हमने जाति नहीं देखी, सबको दिया है। मगर आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जितनी सरकारी संस्थान है उनका पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जातिवाद कांग्रेस फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। और आज भी 8% ऐसा वोटर है जो हमारे अंदर जो है ना इतना विश्वास रखता है, आपके अंदर नहीं रखता। जवाब दीजिए। और अगली बार भी आप कोशिश करेंगे, आपके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज को किसी ने अधिकार दिया है तो हमने दिया है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजाद कराया तो हमने कराया, कांग्रेस ने नहीं कराया है। जिम्मेदारी से और दावे से बात कहता हूँ कि कैप्टन साहब कांग्रेस ने नहीं कराया, हमने कराया है। पर ये उसका कांग्रेस की तो शुरू से राजनीति रही है, हमने बांटना और राजनीति करना। अगर आप इतने ही अच्छे थे, आप इतने ही अच्छे थे तो आपको जनता ने जी अंशु जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में किसने क्या कह दिया? मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लेकर जो झूठ बोला जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा, कैप्टन साहब सेना में भी रहे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए इस बात का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए इस बात का, आपके पास सबूत है? या कोई भी उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए जी। सबसे बड़ी बात ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, 1 मिनट कैप्टन साहब आप, मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल इस बात को बताए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ये बात कही कि नहीं कही, क्योंकि ये चैनल पर झूठ बोलकर र्यूमर फैला है। खुद जिसने कहा है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने, अगर जो यह बात कही है तो इसका प्रमाण वही देंगे, चैनल इसका प्रमाण नहीं देगा। आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण आप देंगे, आप उसका प्रमाण देंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अगर जो आपने कोई स्टेटमेंट कहा है तो क्या उसके पीछे, 1 मिनट अंशु जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं आपके मंच से झूठ नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरे मंच से कोई झूठ नहीं जाएगा अंशु जी, मेरे मन से झूठ नहीं जाएगा, मेरे मन से झूठ नहीं जाएगा। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अगर आपने ऐसी कोई बात कही है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें। दिखाइए प्रमाण, जी डॉक्यूमेंट दिखाइए। चैनल पर झूठ बोलकर नहीं जा सकते जी, ये चैनल पर झूठ बोलकर नहीं जा सकते। इस बात की चैनल ये झूठ बोलने का प्लेटफॉर्म आपका बिल्कुल नहीं, ना आपको है ना ये प्लेटफॉर्म, ना ये चैनल आपको झूठ बोलने की इजाजत देता है और ना ही किसी अन्य दल को। जी कुल मिलाकर के देखिए, कुल मिलाकर के सत्य के आधार पर बहस होनी चाहिए और सत्य के आधार पर ही होनी चाहिए। कोई भी डिबेट सत्य के आधार पर होनी चाहिए। बात नफरत फैलाने वाली है,
बात नफरत फैलाने वाली है। हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी। ये सवाल जी, हमारे हैं सर, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और या तो ये इसका प्रूफ दे, नहीं तो चैनल पर माफी मांगे जी, या तो प्रूफ दिखाएं। जी, प्रूफ दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रूफ को जरा फुल स्क्रीन दिखाया जाए। कैप्टन साहब प्रूफ दे रहे हैं, कैप्टन साहब प्रूफ दे रहे हैं जी। अंशु जी, इस प्रूफ को जरा देखिए, इस प्रूफ को देखिए। इनको बोलिए तुरंत माफी मांगे। देखिए, जूम करें, कैमरा पे जूम करें, क्या लिखा हुआ है इस देश में। जरा मुझे बताइए, इस देश में देखिए ये झूठ इनका पकड़ा गया यहीं पर। नहीं, इसमें लिखा है पहला हक अल्पसंख्यकों का। इनका जो वर्जन है, क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, अल्पसंख्यक लिखा है ना। अल्पसंख्यक कौन है? ये इनका झूठ कौन है अल्पसंख्यक जी? अरे शर्म करिए, शर्म करिए। अब अंशु जी, अवस्थी जी, इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है माफी मांगे, माफी मांगे, कांग्रेस प्रवक्ता माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। इनको भगाइए यहाँ से, इनका माफी मांगे, नहीं भगाइए इनको, बताइए, भगाइए इनको। माफी मांगे चैनल पर। इन्होंने झूठ बोला चैनल पर, माफी मांगे। ऐसे झूठों को यहाँ बैठाना नहीं है, वो झूठ बोल के आगे दूसरे को दबाना चाहते हैं। माफी मांगो, झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने इस देश को सबसे आगे ले जाने का काम किया, सबसे बड़ी पार्टी व्यवस्था बनाई, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, देश आपको माफ नहीं करेगा। झूठ बोलने वाली पार्टी के लोगों को देश माफ नहीं करने वाला। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री तो बहुत सारे थे। मनमोहन सिंह का बनाया हुआ राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। मनमोहन सिंह का बनाया हुआ प्रधानमंत्री तो नीरव मोदी, अडानी अंबानी। माफी मांगे, अभी तो प्रधानमंत्री अडानी अंबानी, नीरव मोदी मैंने आपका झूठ दिखा दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। दोनों मेहमानों को जी, दोनों मेहमान कृपया, दोनों मेहमान शांत रहें। जो नहीं, माफी कौन मांगेगा, कौन नहीं मांगेगा, इसका फैसला बाद में होगा। झूठ इनका सामने आ चुका है सर, उन्होंने प्रमाण दिखाया है कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने प्रमाण दिखाया है, उस प्रमाण को आप झूठा साबित करिए, माफी मंगवाते हैं हम। लेकिन सर क्या इस देश में सिख अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक नहीं है। स्टेटमेंट की बात थी, स्टेटमेंट की बात थी। झूठ यहाँ पर चैनल पर बोल के नहीं जा सकते, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इनको ठीक है सर, हम दिलीप यशवर्धन जी के पास आना चाह रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास आना चाह रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आना चाह रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यहाँ पर यह है कि नफरत की राजनीति चुनाव जीतने के लिए कौन करता है, बीजेपी या कांग्रेस? दिलीप यशवर्धन जी कुशवाहा जी, सवाल दोहरा दें जी। यहां पर नफरत की राजनीति के बारे में बातें हो रही हैं कि नफरत की राजनीति चुनाव जीतने के लिए कौन करता है, बीजेपी या कांग्रेस? मौके की बात है कुशवाहा साहब जी। जब जिसको जैसा मौका मिलता है, दोनों लोग इस बात को कैश कराने की कोशिश करते हैं। किसी एक पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता जी, और कोई भी इससे बरी नहीं जी। ये जब वोटों की बात आती है तो वोट लेना ही सिर्फ उद्देश्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, और सत्ता हासिल करना होता है। वो सत्ता धर्म का आधार लेके प्राप्त हो, वो सत्ता जाति का आधार लेके प्राप्त हो, वो सत्ता नफरत की राजनीति लेके प्राप्त हो, कोई भी रास्ता अख्तियार करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार रहती हैं। और इसमें सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को विशेषता इंगित किया जाए कि ये यही ज्यादा काम करते हैं। कोई किसी तरह की राजनीति उठाता है, कोई किसी तरह का मुद्दा उठाता है, कोई किसी तरह की धर्म उठाता है, लेकिन ये करते सब हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सामने वाली पार्टी अगर अच्छा कर रही तो अपोजिशन उसको सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ कोई किसी के काम को सपोर्ट नहीं करता है। हर आदमी ये कहता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, और जो सत्ता में बैठा होता है वो हमेशा ये इल्जाम लगाता है कि जितना भी डेवलपमेंट है वो हमने किया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया जी। तो ये नफरत की राजनीति का ट्रेंड बना हुआ है जी। और हर आदमी इसी का आधार लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करता है जी। अंशु अवस्थी जी,
अंशु अवस्थी जी, आपने ये साफ साफ कहा है, माफी मांगने की बात आप कर रहे हैं, जबकि कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने अपने स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा दिखाया है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि यहां पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने साफ साफ अपने मोबाइल में वो प्रमाण दिखा दिया। अब माफी कौन मांगेगा और किस बात की माफी मंगवा रहे हैं कैप्टन साहब से? नहीं, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा जी, क्या इस देश में, मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं क्या वो सिख नहीं है? क्या अल्पसंख्यक जो है वो क्रिश्चियन नहीं है? क्या दूसरे जो और शेड्यूल्ड ट्राइब अल्पसंख्यक नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को केंद्रित करके आप एक समाज में जहर बोने की भावना कर बोल रहे हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो बयान है, उनके जो शब्द हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करें तो माफी मांगनी चाहिए। ये जनता देख रही है। अगर जो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और तोड़ मरोड़ कर कैप्टन साहब पेश कर रहे हैं, तो सही क्या कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसे आप बता दीजिए। नहीं, मैंने फिर से क्या कहा कि देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये कर्तव्य रहा है, जिम्मेदारी रही है, सिर्फ कर्तव्य पथ नाम रख देने से आपका कर्तव्य नहीं तय होता है। देश के किसान लगातार 13 महीने प्रदर्शन करते रहे, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। सर इधर उधर ना जाइए, सर माफ कीजिएगा, अवस्थी साहब इधर उधर जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, मेरा सीधा मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान आप आरोप लगा रहे हैं कि कैप्टन साहब ने, जिम्मेदारी नहीं है। अवस्थी साहब क्या मतलब, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आप पॉइंट पे आइए ना, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे बात कीजिए, पॉइंट पे बात कीजिए। पॉइंट पे हूँ जी, अवस्थी साहब ये चीज आप हमें बता दीजिए, उसके बाद हम सारी बातें आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं, देश की एकता अखंडता के लिए शहादतें देनी पड़ती हैं। जी, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं। भाजपा के लोग जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बात ठीक है सर, ठीक है, आप जो मेन मुद्दा है ना, उस पे आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। लड़ाई में शामिल नहीं। कैप्टन साहब उनके पास तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। इनके पास कोई एक महापुरुष नहीं, जवाब दीजिए आप, जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ। कैप्टन साहब, ये वही कांग्रेस है। कहाँ स्वतंत्रता संग्राम में चले गए आप? बात कहाँ की हो रही है? स्वतंत्रता संग्राम तक चले गए। क्या बात, तो सच्चाई, इनका चरित्र सामने, इनकी नीयत सामने, इनकी सोच सामने। ठीक है कैप्टन साहब जवाब दीजिए, कैप्टन साहब जवाब दीजिए, कैप्टन साहब। अरे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, तो आपको तो प्रूफ का चाटना चाहिए, आपको जो है ना माफी मांगना चाहिए। मैंने आपका जो आपने प्रूफ मांगा, मैंने प्रूफ दिया, तो आपको सर मांगना चाहिए। कभी भी अगर बोलते हो तो सत्यता हो आपके अंदर, तब बोला करो। अगर समस्या कुछ यहाँ पर ये नहीं, समस्या ये है कि कांग्रेस के अंदर नैतिकता बची नहीं है, न नेता है इनके पास, न नीति है इनके पास। इतना झूठ बोल सको झूठ बोलो। इनका वो हाल है कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दो, अपने आप सोचता रहेगा हम भाग जाएंगे। तो कीचड़ फेंकने वाले ये लोग, आज पूरी कांग्रेस कीचड़ फेंकने वाले बात है। इसके अलावा आप ये कर रहे हैं स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अरे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले शहीद होने वालों का आपने नाम ही नहीं आने दिया है। आपने शहीदों का तो नाम ही नहीं आने दिया। आपने भगत सिंह के नाम पे कितने पत्रकार बनाए, आपने चंद्रशेखर के नाम पे कितने बनाए, महाराणा प्रताप के नाम पे कितने बनाए। ठीक है सर, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सारी दुनिया उनके नाम पे बना डाली। बात मुद्दे की हो ना सर, नहीं सर, बात अगर जो मुद्दे की हो, इधर उधर की ना हो, तो बहस करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, हमारे दोनों मेहमान ये नहीं चाहते कि हाँ जो असली मुद्दा है उस पर बातचीत हो। हम जाना चाहेंगे दिलीप यशवर्धन जी के पास, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर सवाल आपसे यही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, उसमें कटाक्ष तो किया है राहुल गांधी ने बीजेपी पर कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हल नहीं हो पाती।
तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या यह भारत जोड़ो यात्रा जो हो रहा है और जो वो समझाना चाह रहे हैं लोगों को, ये बातें क्या लोगों को कितनी समझ में आ रही हैं और कितनी समझ पाएंगे और समझा पाने में कांग्रेस कितना सफल हो पा रही है? अब तक 100 किलोमीटर की जो यात्रा 6 दिन की इन्होंने पूरी कर दी और आज 7वां दिन है जी, इसमें हम आपसे समझना चाहते हैं। कुशवाहा जी, यात्रा कितनी सफल होगी इसका परिणाम तो आप 2024 में देखेंगे जी, कि यात्रा का प्रभाव जनता के ऊपर कितना पड़ा और जनता का आकर्षण कांग्रेस की तरफ कितना बढ़ा जी। रही बात की जो राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैला करके राजनीति करी जा सकती है, चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सड़क की यात्रा करके भी अर्थव्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। ये जो कवायद राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये भी तो सरकार बनाने के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या सड़क पे उतर के जनता को संबोधित करके इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या जो अर्थव्यवस्था खराबी की बात वो कर रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी क्या सड़क पे यात्रा करके निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। और भारत जोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत उन्होंने करी है, मैं इसको कहता हूँ कि अच्छी पहल है। राजनीति में इस तरह की यात्राएं होना चाहिए, इस तरह के मार्च होने चाहिए और इस तरह की यात्राओं का सुखद परिणाम निकलता भी है। किसी के लिए निकले ना निकले, लेकिन राहुल गांधी के अपने सीखने के लिए यात्रा बहुत जरूरी है। कम से कम इस देश का भ्रमण करेंगे, 350 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 12 स्टेट्स को छुएंगे। वो तो 12 स्टेट्स में अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी, उनके मनोभाव को समझने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें राहुल गांधी के अपने राजनीतिक करियर के लिए अच्छा है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन इसका कितना परिणाम वो निकाल पाएंगे, ये निर्भर इस बात पे करता है कुशवाहा जी कि उनकी यात्रा से जुड़ने वाला व्यक्ति कौन है जी। अगर वो व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का सदस्य है या कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, तो इस यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा जी। अगर इनके अलावा कुछ लोग यात्रा में शामिल होते हैं या यात्रा में जुड़ जाते हैं या कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ जरूर होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वास्तव में राहुल के 100 कदम के बाद और भी कदम बढ़ेंगे, लेकिन लाभ तभी होगा जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिवाय जब आम जनता इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगी, वरना वही होगा ढाक के 3 पात। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।